मेरे लिए सबसे मुश्किल काम किसी को मारना नहीं है, बल्कि मारने वाले को यकीन दिलाना है कि मैं नॉर्मल हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, तुम्हारा नेबर, तुम्हारा कुलीग। फिर तुम मुझे अपने घर बुलाओगे, अपनी फैमिली से मिलवाओगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या शायद ऐसा ना भी हो, हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन जाएं। और किसी को दोस्त बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये मेरी आदत है। और जब तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, जब तुम्हें ये लगने लगेगा कि तुम मुझे जानते हो, तब मैं तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊंगा। वेट, आई एम नॉट अ सीरियल किलर। जो तुमने अभी देखा और सुना वो सिर्फ एक मेंटेलिटी थी कि सीरियल किलर्स कैसे सोचते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत दिन सीरियल किलर्स पर स्टडी की, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मूवीज देखी, पॉडकास्ट देखे, और जो कुछ मैंने देखा और सुना वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मॉन्स्टर्स पैदा नहीं होते, वो पैदा होने के बाद बनते हैं। FBI के मुताबिक जो इंसान कम से कम 3 लोगों को अलग अलग टाइम पर किसी साइकोलॉजिकल रीजन की वजह से मारे, उसे सीरियल किलर कहते हैं। तुम किसी मर्डरर को सीरियल किलर नहीं बोल सकते, बेशक उसने 100 कत्ल ही क्यों ना किया हो, क्योंकि फर्क सिर्फ मकसद का है। अगर किसी ने एक ब्लास्ट में 100 लोगों को मारा है तो वो मैस मर्डरर होगा। अगर किसी ने गैंग वॉर में लोगों को मारा है तो वो क्रिमिनल होगा। लेकिन एक सीरियल किलर वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए लोगों को मारता है। वो एक मर्डर करता है, फिर कुछ दिन इंतजार करता है, फिर दूसरा विक्टिम ढूंढता है, फिर तीसरा। हर मर्डर उसके लिए एक मज़ा है, वो हर किलिंग को एंजॉय करता है, और यही सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट है। जावेद इकबाल, लाहौर, 100 बच्चों को मारा। लॉलीपॉप्स और गेम्स का लालच दे के बच्चों को अपने घर ले जाता था, फिर तेजाब में उनकी बॉडीज़ को जलाता था और दरिया में बहा देता था। जेफरी डैमर, अमेरिका, 12 जवान मर्दों को मारा। वो फोटोग्राफर बनने का नाटक करता था, फिर लोगों को अपने घर बुलाता, उनकी बॉडीज़ को पीसीज में कट करता, फ्रिज में रखता, उनके मीट को फ्रीज करता, और वो इंसानी गोश्त खाता भी था। टेड बंडी, अमेरिका, 30 से ज़्यादा यंग वुमेन्स को मारा। अपनी चार्मिंग लुक और स्माइल से लोगों को अट्रैक्ट करता था, जख्मी बनने का ड्रामा करता, और जब कोई लड़की उसकी हेल्प के लिए उसकी गाड़ी में बैठती, फिर वो अपना असली चेहरा दिखाता था। अभी जितने भी सीरियल किलर्स की मैंने बात की, ये सिर्फ 5% था, क्योंकि इस दुनिया में इससे भी ब्रूटल और इससे भी बेरहम लोग हैं जिनके मारने के तरीके सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये लोग ऐसे बनते क्यों हैं? वो भी तो हमारी तरह इंसान है, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक, हर चीज़ सेम। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों? किसका हाथ होता है इनको ऐसा बनाने के पीछे? डाहम यूनिवर्सिटी, UK, इन्होंने एक रिसर्च की जिसका नाम था फेटल प्रोग्रामिंग एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। इन्होंने एक प्रेग्नेंट वुमेन को स्टडी किया, जिसके मुताबिक एक बच्चा इस दुनिया में आने से पहले से ही स्ट्रेस लेना शुरू हो जाता है। और ये बहुत ही शॉकिंग रिसर्च थी। आप खुद सोचें कि एक बच्चा जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, जिसके पास सोचने तक की कुव्वत नहीं, वो कैसे स्ट्रेस ले सकता है। जब एक माँ एक्सट्रीम स्ट्रेस में जाती है या किसी ट्रॉमा से गुजर रही होती है, तो उसकी बॉडी में एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो कि सीधा बच्चे के ब्रेन को जाके इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो बच्चा पैदा होने के बाद नॉर्मल नहीं रहता। डाहम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इन बच्चों को कई सालों तक ट्रैक किया, 3 साल तक, फिर 10 साल तक, उनकी टीन एज तक, और जो रिजल्ट्स मिले वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। मोस्टली इन बच्चों में किसी किस्म की फीलिंग या एहसास जैसी कोई चीज़ नहीं थी। मतलब ये अपना और किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकते थे। छोटी सी बात पर एक्सट्रीम रिएक्शन देना, एंगर इश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स। और जब स्ट्रेस बॉर्न बेबी और एक नॉर्मल बेबी के ब्रेन को स्कैन किया गया तो देखा कि दोनों ब्रेन्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। तब डाहम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक बात कही, द 9 months in the womb can determine the next 90 years of life. Prenatal stress is not just a risk factor, it's a programming mechanism. Programming mechanism मतलब वो बच्चा पैदा होने से पहले ही प्रोग्राम हो रहा है। वो कैसा सोचेगा, कुछ सोचेगा या नहीं, कैसा फील करेगा, कुछ फील करेगा या नहीं, ये सब कुछ। और ये सिम्टम्स सीरियल किलर बनने का सबसे बड़ा मेन कॉज है। कुछ सीरियल किलर्स अपने चाइल्डहुड में सेक्सुअली या फिजिकली अब्यूज होते हैं अपने ही फैमिली के लोगों से। इस वजह से उन्हें ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि शायद
पूरी दुनिया ही ऐसी है। उनमें किसी का दर्द या फिर अपना दर्द महसूस करने की फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं और कुछ सालों के बाद वो सीरियल किलर बन जाते हैं। 1936 यूक्रेन में आंड्री चिकाटिलियो नाम का एक बच्चा पैदा होता है। ये एक जंग का दौर था, लोग भूख से मर रहे थे और चिकाटिलियो भी ऐसे ही घर में पैदा हुआ जहां खाने के लिए जान से खेलना पड़ता था। जब वो 8 साल का हुआ, उसकी माँ ने उसे एक बात बताई कि उसका एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम था स्टीफन, जिसे भुखमरी के दौर में लोगों ने खा लिया था। कैनिबलिज्म मतलब इंसानी गोश्त खाना। ये 2 सूरत हाल में होता है, या तो सख्त भुखमरी की वजह से या कोई इंसान साइको नेचर का हो। और ये चीज़ उस दौर में बहुत कॉमन थी। इंसान जिंदा रहने के लिए दूसरे इंसान का गोश्त खाते थे। चिकाटिलियो का बाप वर्ल्ड वार 2 से वापस आया। वो टूटा हुआ था, गुस्से से भरा, डिप्रेस्ड। इसी वजह से उसके घर में मार पिटाई रहती थी। चिकाटिलियो जब अपने घर के हालात से निकलकर स्कूल जाता तो बच्चे उसे ओल्ड वुमेन कहकर बुली किया करते थे क्योंकि वो चश्मा पहनता था और वो बहुत शाय था। उसका बचपन भुखमरी, गुर्बत और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से भरा था और इसी हालात में वो बड़ा हुआ। मिडिल क्लास था, पढ़ने में होशियार था, टीचर बन गया। उसने शादी की, उसके 2 बच्चे हुए। बाहर से बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, लेकिन अंदर से वो एक मॉन्स्टर बन चुका था। ये बात उसे 1978 के एक सुनसान शाम में पता चली, जब उसे अपनी एक स्टूडेंट जिसकी उम्र सिर्फ 9 से 10 साल थी, जिसका नाम था लीना, एक बस स्टैंड पर खड़ी मिली। उसने अपनी टीचर वाली पर्सनैलिटी का यूज करते हुए उसे बोला कि बेटा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो बच्ची नादान थी, उसने उस पर ट्रस्ट किया और उसके बाद उस मॉन्स्टर ने उसके साथ जो किया वो बताने के लायक नहीं। उसने उस बच्ची को इस तरह से मारा कि जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोगों को वॉमिट आ गई थी। इसी केस में पुलिस ने किसी बेकसूर लोकल मैन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन असल कातिल तो आंड्री चिकाटिलियो था जो कि सरेआम घूम रहा था। क्योंकि वो एक टीचर था, उसने अपनी एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी बिल्ड की थी जिसकी वजह से उस पर किसी का शक नहीं गया। इसी तरह वो इंसान वापस अपनी टीचिंग लाइफ में आ गया और इस केस को लोगों ने भुला दिया। लेकिन चिकाटिलियो अपने आप को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया, क्योंकि जो मजा उसे उस बच्ची को मारने में आया था वो मजा वो दोबारा लेना चाहता था। 2 साल गुजर गए, चिकाटिलियो के सब्र का बांध टूट गया और वो दोबारा से शिकार पर निकल गया। वो ज्यादातर बच्चों और जवान लड़कियों को टारगेट करता, ऐसे लोग जो अकेले बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पर खड़े होते। उनको अपनी बातों में बहकाता, अपनी फेक पर्सनैलिटी से उनको इम्प्रेस करता और एक जंगल में ले जाता और उनका ब्रूटली रेप करके मर्डर कर देता। अब ये सब करना उसकी आदत बन चुकी थी। जैसे जैसे वो बच्चों और औरतों को मारता गया, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता गया और खौफ कम होता गया। वो अपने हर विक्टिम की आंखें निकाल लेता था, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर उसने वो आंखें छोड़ दी तो उस विक्टिम की रूह उसका पीछा करेगी। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा साइको था। ये सिलसिला रुक नहीं रहा था। पुलिस को कंटिन्यूसली जंगल में लाशें और इंसानों के ढांचे मिलने लगे। पुलिस के लिए ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, क्योंकि उस वक्त उनके लिए कोई भी सीरियल किलर जैसा इंसान एग्जिस्ट नहीं करता था। चिकाटिलियो अपनी वेल नोन और रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी का यूज करके बचता रहा, इसीलिए उस पर किसी का शक जाना नामुमकिन सा था। अब तक वो 30 लोगों को मार चुका था। 1984 में चिकाटिलियो को एक सेक्सुअल असॉल्ट केस में अरेस्ट किया गया, लेकिन फोरेंसिक लैब ने उसका ब्लड टाइप ए रिकॉर्ड किया, जबकि उसका सीमन सैंपल AB था। इसके बाद उसको छोड़ दिया गया, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी वो नहीं रुका। उसके बाद उसने 15 और विक्टिम्स को टारगेट किया। 7 साल तक वो औरतों और बच्चों को मारता रहा। ये सब इतना ज्यादा बढ़ चुका था, पुलिस को कंटिन्यूसली लाशें और ढांचे मिल रहे थे कि मजबूरन उस शहर की पुलिस को एक सीरियल मर्डर टास्क फोर्स बनानी पड़ी। ये फोर्स 6 महीनों तक फुल एक्टिव रही, हर उस जगह पर जहां से इनको एविडेंस मिलते थे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद इनके हाथ कुछ ना लगा। आंड्री चिकाटिलियो एक ऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर था। वो जब भी क्राइम करता अपने पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ता था। वो वेल ड्रेस्ड रहता था, उसकी एक फेक पर्सनैलिटी थी और ऐसे सीरियल किलर्स को ऑर्गेनाइज्ड सीरियल किलर कहते हैं। 1990 रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने एक आदमी को देखा जिसके कपड़ों पर खून के निशान थे। हाथ में ब्रीफकेस था, ब्रीफकेस में नाइफ और रोप थी। नाम था आंड्री चिकाटिलियो। ये सब देखकर पुलिस ने उसे फौरन अरेस्ट कर लिया। इंटेरोगेशन हुई। चिकाटिलियो ने अपना जुर्म मानने से इनकार किया, लेकिन फोरेंसिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से उसने कन्फेस कर लिया। उसने 52 मर्डर्स किए और पुलिस को खुद उन जगहों पे लेके गया जहां पे वो अपने विक्टिम्स की लाशें छुपाता था। वो हर बॉडी को
किसी पिन लोकेशन पर दफनाता था। उसे 10 साल भी वो सारी लाशें याद थीं जहां जहां उसने अपने विक्टिम्स की लाशों को दबाया था। 12 साल में उसने 52 लोगों को ब्रूटली मारा। 1992 में उसका ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट रूम में वो चीखता था, चिल्लाता था, गालियां देता था। उसके लॉयर का कहना था कि वो मेंटली इल है, लेकिन ये सब झूठ था। इन सारे एविडेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई। फिर 1998 में रोस्टोव जेल के एक रूम में उसे ले जाया गया और वहां जाके उसके सर में एक गोली मार दी गई और वो मर गया। इतना बड़ा कातिल जिसने 52 बच्चों और औरतों को मारा ब्रूटली, उसको सिर्फ एक छोटी सी गोली से मार दिया गया। आंड्रे चिकाटिलियो की जिंदगी को अगर आप गौर से देखें तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई। उसकी माँ डिप्रेस्ड थी, वो भुखमरी के दौर में पैदा हुआ, उसके भाई को किसी ने खा लिया। उसका बाप वर्ल्ड वार 2 की किसी प्रिजन की कैद से वापस आया था जो उसे और उसकी माँ को टॉर्चर करता था। वो घर से निकलकर स्कूल जाता तो बुली होता था, वो सेक्सुअली फंक्शनल नहीं था और इन सब चीजों ने मिलकर उसे सीरियल किलर बना दिया, जिसे आज दुनिया द रेड रिपर के नाम से जानती है। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ्लेक्स को दीजिए इजाज़त। गुड बाय।